जब ज़िंदगी का मेहरबान हाथ सर से हट जाए तो पैरों के नीचे की ज़मीन भी फट जाती है। ऐसी सूरत हाल में जब आगे पीछे कोई ना हो, उस समय किसी का ठंडी हवा का झोंका बनना हमें सारी उम्र के लिए एक ऐसे धोखे में डाल देता है कि जिससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम हर्षाली है और मैंने जिस माहौल में आँख खोली वह इंसानी व्यवहार की तलखी और जहर से भरा हुआ माहौल था। मेरा बाप मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म किया करता था और मेरी दादी और मेरी बुआ भी इस मामले में पूरा पूरा साथ देती थी। दादा का देहांत हो चुका था। ना जाने मेरे बाप को मेरी माँ पर किस चीज़ का गुस्सा था कि छोटी से छोटी बात पर भी वह मेरी माँ को बुरी तरह से अपने गुस्से का निशाना बनाता था। और ये सब देखकर मैं बचपन से ही दिमागी मरीज बन चुकी थी। अब मुझे हर मर्द को देखकर डर लगता था और मुझे रोने पर भी बाप और दादी की तरफ से मारपीट का सामना करना पड़ता था। बच्ची होने के बावजूद भी मुझे रोने का हक नहीं था और मैं ऐसे ही घुट घुट कर अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मार खाते हुए देखती रहती थी। मैं 5 साल की थी और मुझे याद है कि मेरी माँ उस समय उम्मीद से थी। उसके बावजूद भी मेरा बाप मेरी माँ को मारने से बाज नहीं आता था। कुछ महीनों के बाद मेरी माँ ने मेरे भाई को जन्म दिया। भाई को देखकर मेरी दादी बहुत खुश हुई और मेरे बाप की तरफ से भी मेरी माँ पर जो जुल्म सितम होते थे वह कुछ कम हो गए थे, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं हुए थे। वह कभी कभी माँ पर हाथ उठाने से बाज नहीं आते थे। खानदान का वारिस देने की खुशी में अब मेरी दादी और मेरी बुआ ने भी मेरी माँ पर जुल्म करने थोड़े कम कर दिए थे। जब मेरा भाई 6 साल का हुआ तो उस समय मैं लगभग 11 साल की हो चुकी थी। न जाने वह कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी माँ से बर्तन धोते हुए कांच का कोई बर्तन टूट गया था और उस बात पर मेरी दादी ने शोर मचा दिया। दादी का कहना था कि ये सेट उनकी माँ का दिया हुआ था, इसलिए उनकी माँ की निशानी टूटने से मेरी दादी बहुत नाराज़ हो रही थी और मेरी माँ को मारने लगी। आवाज़ें सुनकर मेरे पापा भी बाहर आ गए और मेरी माँ को अपने माँ के कहने पर बुरी तरह से पीटने लगे। मेरी माँ के पूरे शरीर पर मार के निशान पड़ गए थे और उनके सर से भी खून बहने लगा था। मार खाते खाते माँ ने ज़िंदगी में पहली बार मेरे पापा को अपनी सफाई देने की कोशिश की तो उस पर मेरा बाप और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया। मेरी दादी के कहने पर उसी समय मेरे पापा ने मेरी माँ को घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया, साथ ही साथ तलाक देने का फैसला भी सुना दिया। मेरी माँ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। माँ ने बहुत मिन्नतें की लेकिन मेरे बाप को जरा भी दया नहीं आई। जब मेरी माँ अपने कुछ कपड़े उठाकर दोनों बहन भाइयों को अपने साथ ले जाने लगी तो मेरी दादी ने मेरे भाई को गोद में उठा लिया और कहने लगी, ये हमारे खानदान का वारिस है, तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ, हम अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देंगे। ये कह एक और जुल्म था जो एक माँ पर किया जा रहा था कि उससे उसकी औलाद भी छीनी जा रही थी। मेरी माँ की लाख विनती थी के बावजूद भी उन दरिंदों पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। ये सब देखकर मेरा भाई, जो उस समय सिर्फ 6 साल का था, बुरी तरह से रो रहा था और कह रहा था कि मुझे माँ के साथ जाना है, लेकिन मेरे बाप ने उसे भी थप्पड़ मारकर चुप करवा दिया और मेरी दादी मेरे भाई को ज़बरदस्ती गोद में लिए अंदर चली गई। उसके बाद मेरे बाप ने मेरी माँ और मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मेरी माँ बहुत देर तक दरवाजे के बाहर बैठी मुझे अपने सीने से लगाए रोती रही। मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो चुके थे। उनकी तसल्लियाँ और दिलासे जारी थी, लेकिन मेरी माँ का तो सब कुछ लूट चुका था। मोहल्ले वाले मेरे बाप को गालियां दे रहे थे, लेकिन उन जाहिलों पर इन चीज़ों का क्या असर हो सकता था। बहुत देर तक वहां बैठे रहने के बाद मेरी माँ अपना सामान और मुझे लिए अपनी माँ के घर की तरफ चल पड़ी। मैं ज़िंदगी में पहली बार अपनी नानी से मिलने जा रही थी, क्योंकि मेरी माँ को अपने घर वालों से मिलने की भी इजाज़त नहीं थी, हालांकि वह इसी शहर में रहते थे। जब मेरी माँ घर पहुंची तो जैसे घर में जलजला सा आ गया था। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बेटा पैदा होने के बाद भी मेरा बाप मेरी माँ को तलाक दे सकता है और फिर बेटे को भी छीन सकता है। मेरे 2 ही मामा थे और दोनों उस समय शादीशुदा थे। नाना इस दुनिया में नहीं थे और नानी ही जिंदा थी। वह बेटों के रहमो करम पर थी। उन्होंने अपने बेटों की मिन्नत करके अपनी बेटी को घर में रहने की इजाज़त तो दिलवा दी। मामा भी शायद इसीलिए मान गए थे। शायद उन्हें लगता था कि पापा को अपनी गलती का एहसास होगा और वह मुझे और मेरी माँ को यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन पापा तो जैसे ठन कर बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ ही दिन में तलाकनामा मेरी माँ के पास भिजवा दिया था।
उसके बाद तो जैसे घर में एक तूफान सा आ गया था। सब मेरी माँ के पीछे पड़ गए थे। मेरी दोनों मामियाँ और मामा मेरी माँ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ तक कि मेरे दोनों मामा मेरी माँ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुमने ही अपना घर नहीं बसाया, ज़रूर तुम्हारा ही कुछ कसूर हो रहा होगा, जो इस इंसान ने तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। घर वालों का ये व्यवहार भी मेरी माँ को अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब पति ने तलाक दे दी हो तो उसके बाद भाइयों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है, और जब भाई ऐसे हों तो फिर उनकी पत्नियों कैसे जुर्म का कोई भी मौका हाथ से जाने दे सकती थी। वहाँ पर रहने के बदले मेरी माँ को घर का सारा काम करना पड़ता था। मैं उस समय 11 साल की थी, इसलिए हर काम में मुझे भी घसीट लिया जाता था और सारा दिन मुझे भी जानवरों की तरह काम करना पड़ता था। मेरी नानी मजबूर थी और कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उस समय स्कूल भी जाया करती थी, लेकिन नानी के घर आने के बाद मामा ने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना चाहा, लेकिन ये भी मेरे मामा की गैरत को गवारा न हुआ कि लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बहन को नहीं पाल सकते। अगर लोगों से बातें सुना भी नहीं चाहते थे। मेरी माँ ने मुझे पहले तो कुछ समय तक घर पर बैठा रखा, लेकिन फिर मेरी नानी ने मामियों की विनती करके मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया और खर्च के नाम पर मिलने वाले कुछ रुपयों को जोड़ जोड़ कर मेरे स्कूल की फीस भरने लगी थी। मेरी नानी ने जाकर स्कूल के हेड मास्टर से बात की थी कि मुझे यूनिफॉर्म और किताबों की कमी के चलते तंग न किया जाए। मैं उस समय 5वीं क्लास में थी। किसी न किसी तरह पढ़ते हुए मुझे 3 साल और बीत गए और मैं 8वीं क्लास में आ गई। अब मैं 14 साल की हो चुकी थी कि एक दिन मेरी नानी भी हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। इस घर में नानी ही हमारे लिए घनी छाँव थी, वह भी हमें छोड़कर चली गई थी। नानी के जाते ही मेरी माँ का उसे घर में होना एकदम से बेहाल हो चुका था। सारा दिन गधों की तरह मेरी माँ घर के सारे काम करती रहती है और दोनों मेरी मामियाँ मेरी माँ पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकती। अब तो मेरे मामा भी अपनी बहन पर हाथ उठाने लगे थे और मुझे भी ज़रा ज़रा सी बात पर मारपीट का निशाना बनना पड़ता था। मेरी मामियाँ अब घर में हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी और यूँ एक दिन मेरे मामा ने ज़बरदस्ती मेरी माँ की शादी एक आदमी से करवा दी, जिसे पहले से ही मुझसे भी बड़ा बेटा था। मेरी माँ सारी सूरत हाल में कुछ नहीं कर सकती थी। यूँ वो मुझे लिए अपने नए पति के पास आ गई, लेकिन मामा के द्वारा किया गया ये फैसला मेरी माँ के हित में अच्छा हुआ था, क्योंकि मेरा सौतेला बाप बहुत अच्छा था और उसने हमसे किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं रखा था। उसने मुझे अपनी सगी बेटियों वाला प्यार दिया था। उसका एक ही बेटा था जो मुझसे 3 साल बाद था। उसे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह सारा दिन आवारागर्दी ही किया करता था। मेरे बाप ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे सरकारी स्कूल से हटाकर एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं तो देख देख कर हैरान होती थी कि मैं कहाँ मेरा अपना सगा बाप मेरी कदर नहीं करता था और मेरी माँ को भी मारता पीटता था, और मेरा सौतेला बाप वो तो मेरी माँ को भी रानियाँ की तरह रखता था और मुझे भी शहजादी समझता था। इस दुनिया में इंसानों के कितने रंग होते हैं, ये सब मैं धीरे धीरे जान रही थी। अब तक मैं औरत की ना कदर ही देखी थी, अब पहली बार किसी घर में औरत की कदर होते देख रही थी। मेरे सौतेले बाप की मेहरबानी से मैंने दिल लगाकर पढ़ रही थी और अब ग्रेजुएशन कर रही थी, जब मेरी ज़िंदगी में एक और हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को तहस-नहस करके रख दिया था। मेरे उस सौतेले भाई ने कभी भी हम दोनों माँ बेटियों को दिल से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वह अपने बाप की वजह से चुप रहता था। हाँ, हमें देखकर अपनी नाक भाव चढ़ाना और हमसे बात न करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके बाप ने उसे कई बार इस बात पर डांटा भी था, लेकिन वह जवान खून था तो उस पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। मैं इस समय 20 की थी और मेरा ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था, जब एक दिन मेरी माँ और बाप एक हादसे का शिकार हो गए। वह मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल बेकाबू होकर रोड की साइड पर खड़ी एक ट्राली से जा टकराई। मेरी माँ तो मौके पर ही दम तोड़ गई थी, लेकिन मेरे पापा की सांस अभी चल रही थी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था। मैं और मेरा सौतेला भाई रोते हुए अस्पताल पहुंचे थे। मेरा सौतेला बाप, जो मेरे लिए सगे बाप से भी बढ़कर था, पत्तियों में जकड़ा पड़ा था। उसने इशारे से
हम दोनों को अपने पास बुलाया था और उन्होंने अपने बेटे से कहा, विनोद, मरते वक्त मैं बस तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि हर्षाली का ध्यान रखना। ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन सगी बहन ही समझना। मैंने हर्षाली को अपनी सगी बेटी समझा है और उससे सगी बेटियों वाली मोहब्बत दी है। तुम भी मेरे इस रिश्ते का मान रखना और हर्षाली का ध्यान रखना। ये कहते कहते मेरे पापा ने मेरे सौतेले भाई का हाथ थाम लिया था। मेरा भाई भी उस समय रो रहा था और उसने रोते हुए अपने पापा से वादा किया था कि मैं हर्षाली को अपनी बहन की तरह समझूंगा। मेरे भाई से वादा लेते ही मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे। ये बहुत बड़ी कयामत थी जो मेरे सर पर टूट पड़ी थी। अब मेरे सर पर मेरे सौतेले भाई के अलावा कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी अब आगे मेरे साथ क्या क्या करने वाली है। मम्मी पापा की मौत के बाद मेरा भाई उस समय लगभग 24 साल का था। वह अपने बाप से किया हुआ वादा भूल गया। उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से सब कुछ सहती रहती क्योंकि मेरे पास उसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। हम दोनों माँ बेटी को अपने घर पर आने वाले इस हादसे का जिम्मेदार समझता था और मुझे मनहूस कहा करता था। मेरी तो उसकी ज़िंदगी में पहले भी कोई कदर नहीं थी, लेकिन मेरे सौतेले बाप ने मुझे शहजादी बनाकर रखा था। अब मेरे भाई ने एकदम से मुझे आसमान से उतारकर ज़मीन पर पटक दिया था। मैं तो उसे अपना भाई समझती थी। भले ही वह सौतेला था, लेकिन उसने मुझे कभी भी अपनी बहन नहीं माना था। पापा के मरने के बाद पापा की किराने की दुकान मेरे भाई के कब्जे में आ गई थी, जिसने सारी ज़िंदगी कोई काम ही नहीं किया था। अब उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था, तो वह धीरे धीरे गलत आदतों का शिकार होता चला गया और एक ही साल में जुए जैसी लत में लगकर उसने वह पूरी दुकान बर्बाद कर दी। यहाँ तक कि वह घर भी बेचना पड़ा। अब हम उसी घर में, जो मेरे सौतेले बाप की मिल्कियत था, अब किराएदार बनकर रह रहे थे। लेकिन मेरे भाई ने इस सब से कोई सबक नहीं सीखा था और उसके जुए का सिलसिला लगातार जारी था। घर के हालात ऐसे हो चुके थे कि अब कई कई दिन तक खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था। मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और मुझे अपने रिजल्ट का इंतज़ार था। घर के हालात से मजबूर होकर मैं भाई से जॉब करने की अनुमति ली और मैं एक स्कूल में टीचर की पोस्ट पर भर्ती हो गई। वहाँ पर मेरी तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरी तनख्वाह को भी मेरा भाई जुए की लत में उड़ा न दे। अभी तक ये मेरा डर ही था और ये डर बेवजह भी नहीं था। जो मैं सोच रही थी वैसे ही हुआ। जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली तो वह सारे पैसे मेरे भाई ने छीन लिए। बल्कि वह उन पैसों को देखकर भी गुस्से में आ गया और कहने लगा, पूरे महीने की मेहनत के बदले इतने थोड़े पैसे क्यों लाई हो। मैं उसे भला क्या कहती, जो बिल्कुल ही बेहद और बेगैरत हो चुका था। उसे कभी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैं खामोश रही। जब पूरे महीने की मेहनत मेरे भाई ने छीन ली तो मैं साथ ही साथ ट्यूशन पढ़ाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। अब ट्यूशन वाले बच्चों को मैंने ये कह दिया था कि वह मुझे घर में फ़ीस ना दें। मैं उन ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप से बात की और उन्हें अपने फ़ीस के बदले घर का थोड़ा बहुत राशन देने का कह दिया, ताकि मेरे घर का खर्चा चलता रहे। और तनख्वाह का भी मैंने ये हिसाब रखा कि अगले महीने से मैं आधी तनख्वाह एक कमेटी में देना शुरू कर दी और आधी तनख्वाह ही घर लाने लगी। मैं भाई को नहीं बताया कि मैं ऐसा करना शुरू कर दिया है। उसे इतना ही कहा कि कॉलेज वालों ने मेरी तनख्वाह कम कर दी है। इस पर मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुफ्त के हाथ आते पैसे उसे बुरे नहीं लग रहे थे। मैंने बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया और 2-3 कमेटियों के पैसे जो मुझे मिले थे अब वह वहाँ पर जमा हो रहे थे। मैं जानती थी कि मेरे भाई से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने अपने लिए जो कुछ भी करना है अपने ही बलबूते पर करना है। अब मुझे जॉब करते हुए 3 साल हो चुके थे और ट्यूशन की मदद से आने वाले पैसों की राशन की वजह से घर का खाना पीना चल रहा था। बचे खुचे पैसों से मैं घर का किराया भी दे दिया करती थी। मेरा भाई बिल्कुल ही बेशर्म से अपनी ही बहन की कमाई पर पल रहा था और मेरी कमाई को भी जुए में उड़ा रहा था। ये सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि मेरे भाई के सर पर बहुत सारा कर्जा चढ़ता चला गया। मैं उसे अपना भाई ही मानती थी और उसका ख्याल भी रखती थी, लेकिन मेरा भाई मुझे बिना गाली दिए बात भी नहीं करता था। मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि अब इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था जो मेरे सर पर हाथ रखता। कर्ज की वजह से भाई अब ज़्यादातर घर में ही रहने लगा था और उसे जुआ खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि मेरी जैसी ही सैलरी मिलती थी भाई फ़ौरन से छीनकर
जुए में उड़ा देता था। बाकी का पूरा महीना वह घर पर पड़ा रहता था। और एक दिन तो हद ही हो गई जब कर्जदार अपना कर्ज वसूल करने के लिए घर के दरवाजे पर आ पहुँचे। जब भाई ने उनसे कुछ समय मांगा तो वह भाई को मारते पीटते अंदर घुस आए और उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे भी बालों से पकड़ लिया और भाई से कहने लगे, अगर कर्ज नहीं दे सकता तो फिर अपनी बहन हमारे हवाले कर दे। मैं उसकी सौतेली बहन थी, लेकिन ये बात सुनकर भाई को गुस्सा आया और वह उनसे लड़ने लगा। उन्होंने भाई को धमकी दी कि अगर तुमने 1 महीने में पैसे वापस न किया तो हम तुम्हारी बहन को उठाकर ले जाएंगे और तुम्हें भी मार देंगे। ये कहकर वह लोग चले गए। पहली बार मैंने भाई के ऊपर गुजरने वाली मुसीबत का अंदाज़ा किया और मेरे अंदर की बहन की मोहब्बत जाग गई। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी। मैं भाई से पूछा कि कर्ज की रकम कितनी है, तो पहले तो उसने मेरा मजाक उड़ाया, फिर एकदम से ज़मीन पर बैठ गया। वह मुझसे नफरत तो करता था, लेकिन जानता था कि मैं उसी की जिम्मेदारी हूँ। बेशक वह अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा था। वह कहने लगा, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तुम इतने पैसे नहीं ला पाओगी। मैं फिर भी जिद करते हुए भाई से पूछा कि नहीं, तुम मुझे बताओ कितने कर्ज हैं, मैं कोशिश करूँगी कहीं से पैसे लेकर तुम्हें दे दूँ। मैं जानबूझकर भाई को अपने अकाउंट और कमेटियों से जमा होने वाले पैसे का नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि फिर वह सारे पैसे ही ले लेता। लेकिन भाई को ये बात कहना भी मेरी ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई थी। भाई ने मुझे बताया कि कर्ज की रकम 5 लाख है। इस समय तक मेरे अकाउंट में लगभग 12 लाख मौजूद थे, जो मैंने अपने फ्यूचर के लिए जमा कर रखे थे और प्राइवेट मास्टर्स की इम्तिहान की तैयारी भी कर रही थी। मैंने भाई से कहा कि भाई, अगर तुम वादा करो कि आगे से जुआ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हारा ये कर्ज चुकाने की कोशिश कर सकती हूँ। भाई एकदम से मेरी तरफ हैरत से देखने लगा और कहने लगा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। फिर एकदम से उसे गुस्सा आ गया और कहने लगा, तुम कोई गलत काम करने का तो नहीं सोच रही। मैंने भाई से कहा कि भाई, ऐसी बात नहीं है, आप परेशान ना हो, आप चाहे तो मेरे साथ चलो। वह कहने लगा कि नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन भरोसा तोड़ना। पैसे मिलने की बात सुनकर वह मुझसे नरमी से बात कर रहा था। मैंने उसे दोबारा से वादा करने को कहा तो उससे ने मेरे सर पर हाथ रखकर वादा कर लिया कि अगर मैं उसका कर्ज चुका दूं तो वह दोबारा जुआ नहीं खेलेगा। मैं ये भूल गई थी कि गलत कामों में पड़े हुए लोगों के वादे का भी कोई भरोसा नहीं होता और वह मौका मिलते ही अपना वादा तोड़ देते हैं। भाई की मोहब्बत में अंधी होकर मैंने जानबूझकर 10-15 दिन बाद उससे पैसे लाने का कहा, क्योंकि अगर मैं फ़ौरन पैसे का इंतज़ाम कर देती तो उसे मुझ पर शक हो सकता था। आखिर 16वें दिन मैंने भाई को 5 लाख रुपए ला कर दिए और कहा कि कर्ज की रकम है जो हर महीने किस्तों में वापस करनी है। भाई तो पैसे देखकर पागल ही हो गया, तो उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और फ़ौरन सारे पैसे उठाकर घर से बाहर निकल गया। उस रात को बहुत देर बाद घर वापस आया और वह मुझे नशे में लग रहा था। पहली बार भाई को नशे की हालत में घर में आया था। मैं गुस्सा करते हुए कहा कि भाई, तुमने वादा किया था कि तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे। तो वह हंसने लगा कि बस ये आखिरी दिन था, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा। मैंने सोचा कि भाई से पूछूं कि कर्ज की रकम सच में कितनी थी, क्योंकि उसे समय वह नशे में था। हो सकता है कि भाई ने भी मुझसे झूठ बोला हो। मैं यूं ही भाई से पूछ लिया, कर्ज कितना था, तो वह कहने लगा, कर्ज तो 4 लाख का था, वो मैंने तो चुका दिया है, पर मैंने 1 लाख का दांव खेला है, जिसमें ज़्यादातर पैसे तो हार गया हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 10,000 बचे हैं। ये सुनकर तो मेरे गुस्से की हद न रही। मैं गुस्से से भाई पर चिल्लाने लगी कि तुमने मेरी इतनी मेहनत से जमा की हुए पैसे खर्च कर दिए। अब मैं कर्ज देने वालों को क्या जवाब दूंगी और हम कर्जा कैसे वापस करेंगे। मेरे गुस्से करने और चीखने चिल्लाने पर भाई, जो पहले ही नशे में था, उठकर खड़ा हुआ और मुझे बालों से पकड़कर मारने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ज़बान चलाओ। तुम जॉब कर रही हो और कर्ज भी तुमने ही लिया है, तो तुम ही ये कर्ज चुकाओगी। मैं मार खाते हुए भाई से कहा कि वह पैसे भी तुम छीन लेते हो। ये सुनकर भाई ने मेरे मुंह पर एक और थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, मुझसे ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन भाई ने नशे की हालत में मुझे बहुत मारा, यहाँ तक कि मारते मारते बहुत थक गया और फिर चारपाई पर पड़कर सो गया। मुझे लगा कि मैं किसी जानवर के जंगल में आ फंसी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मेरी जमा की हुई इतनी बड़ी रकम भाई उड़ा चुका था, लेकिन ये भी
गनीमत थी कि मेरी इज्जत पर उन गुंडों ने अभी तक कोई हाथ नहीं डाला था। वे अपने पैसे हासिल करने के लिए मेरी इज्जत पर भी हाथ डाल देते। ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन मैं अब कुछ करने की पोजीशन में नहीं थी। सुबह होते ही जब भाई नशे के चंगुल से निकला तो उसने मुझे देखा तो उसे रात की सारी बात याद आ गई। मेरे पूरे चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे और मेरा पूरा शरीर बुरी तरह दुख रहा था, यहाँ तक कि मेरी कलाइयों पर भी निशान है। भाई की आंखों में थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी झलकी तो मैंने मौका देखते हुए रोते हुए भाई से कहा कि भाई, भगवान के लिए तुम गलत काम छोड़ दो, अभी समय है, सुधर जाओ। भाई खामोश रहा और चुपचाप उठकर बाहर निकल गया। उस दिन वह जल्दी ही घर वापस आया और आकर थका हारा बिस्तर पर लेट गया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो वह कहने लगा कुछ नहीं। मैंने पूछा तुम बताओ तो सही। वह कहने लगा मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा, सब मुझे जुआरी समझते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं उनके पैसे लेकर भाग जाऊंगा। मैं अब क्या कर सकती थी, लोगों का डर सही था। जुआरी को जुए की लत लग जाए तो वह कुछ नहीं देख सकता। लोग उसे इसलिए काम नहीं देते थे कि वह उनका पैसा ले उड़ेगा। मैं वहाँ से हट गई और उसके लिए खाना बनाने लगी। अगले महीने से मैंने अपनी पूरी तनख्वाह कमेटी में दूंना शुरू कर दी, ताकि मैं अपना नुकसान पूरा कर सकूं और कुछ इतने पैसे जोड़ सकूं कि आगे की पढ़ाई करने के बाद किसी अच्छी जगह पर जॉब कर सकूं। भाई ने दोबारा जुए का सिलसिला शुरू कर दिया था। भाई की उम्र 28 साल हो चुकी थी और मैं 25 साल की हो गई थी। मेरा मास्टर्स पूरा हो गया और मेरे अकाउंट में अच्छी खासी रकम भी मौजूद थी। एक बार फिर जुए के सिलसिले की वजह से भाई पर कर्ज हो गया था और वह गुंडे फिर घर आ गए थे। उन्होंने फिर से मुझे मारते हुए भाई को धमकाया कि अगर तुमने पैसे 1 महीने में ना दिए तो फिर हम तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने ही बेइज्जत करेंगे। ये कहकर वह लोग चले गए। मैंने भाई की तरफ शिकायत नजरों से देखा तो इस बार उसका सर भी झुका हुआ था और वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने कहा भाई, अभी तो पिछला कर्ज भी नहीं उतना, अब तो मैं तुम्हें कहीं से कर्ज भी नहीं ला कर दे सकती। लेकिन भाई ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रहा था और अब मुझे उसकी नज़रों से डर लग रहा था। कुछ देर बाद उठकर बाहर चला गया। एक बार उसने मुझे कर्ज की कोई बात नहीं की। एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद और भाई का खाना तैयार करने के बाद मैं बाहर सो रही थी। उस समय आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी और भाई घर नहीं आया था। मैं उसका खाना तैयार करके रख देती थी, वह आता था और खा लेता था और कभी कभी मुझे खाना ऐसे ही पड़ा हुआ मिलता था। तभी मुझे घर में कुछ बातें करने की आवाज़ सुनाई दी और हैरान हुई कि यहाँ घर के अंदर से आवाज़ आ रही हैं। और तभी मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे के दरवाजे पर 2 लोग खड़े हैं, जिनमें से एक मेरा भाई है। मैं एकदम से डर गई और सोने की एक्टिंग करते हुए उनकी बातें सुनने लगी। तभी हल्की सी आवाज़ के साथ मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। आने वाले ने मेरे कमरे की लाइट ऑन कर दी थी। भाई उसे आदमी को कह रहा था, देख लो यही है, तुम परसों आकर इस लड़की को ले जाना, क्योंकि एक रात तो मैं इसके साथ गुजारूंगा। अरे ये मेरी सगी बहन नहीं है, मैं तो बेकार में ही इसे बहन समझ बैठा था। इसके साथ तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। इतनी खूबसूरत नाजुक कली मेरे घर में मौजूद है और मैंने इसका रस नहीं पिया है। पहले इस कली पर मेरा हक है, उसके बाद ये कली दूसरे भंवरों के पास जाएगी। ये कहकर उसने दूसरे आदमी की तरफ देखा जो भूखी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। उसके बाद भाई घर से बाहर चला गया। पीछे पीछे वह आदमी भी चला गया। वह दोनों घर के दरवाजे के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। उस आदमी ने भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा, बस तुम किसी दिन इसे बेहोश कर देना और उसे यहाँ से ले जाना और मेरा काम हो जाएगा। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी कि कल तक मेरी इज्जत के लिए उन गुंडों से लड़ने वाला भाई आज मेरी ही इज्जत का प्यासा बन गया था। कैसे वह अपने आप से किया हुआ वादा भूल सकता था। गलती शायद मेरी भी थी कि मैं कैसे उसे अपना भाई समझ बैठी थी। सच ही तो कह रहा था, उसका और मेरा रिश्ता ही क्या था। ना तो बाप एक था और ना माँ एक थी। हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं था। वही रिश्ता था जो एक गैर मर्द और गैर लड़की के बीच होता है। वह खुद पहले मेरी इज्जत को तार तार करके अब मुझे ही बेच के पैसे कमाना चाह रहा था। मेरे पूरे शरीर में नफरत की चिंगारियां भड़क उठी थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं कमज़ोर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मेरे भाई ने उस आदमी से कहा, ठीक है तुम कल आ जाओ। मैं समझ गई कि अब मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ने में देर नहीं है। वह आदमी चला गया था। मैं वापस आकर लेट गई। लेटने से पहले मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर ली थी। वह पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलते गुजरी थी। अगले दिन
मैं कॉलेज गई तो जितने पैसे अब तक कमेटी में जमा करवाए थे वह कमेटियाँ निकालने से पहले ही वापस ले लिए और जुर्माने के तौर पर उसमें से कुछ रकम भी भर दी। वह सारे पैसे मैंने अपने अकाउंट में जमा करवा दिए। अब मैं इस घर से भागना चाहती थी जहाँ पर मेरी इज्जत और ज़िंदगी की बोली लग रही थी। घर जाते हुए रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पर रुकी और वहाँ से अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए कुछ सामान भी लिया। घर वापस आई तो भाई घर में ही बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। आज उसके बोलने का अंदाज़ बहुत ही नरम था। वह मुझसे नॉर्मली बात कर रहा था। मैं जानती थी ये सब दिखावा ढकोसला है। भाई कहने लगा, तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध जलेबी लेकर आता हूँ। ये ज़िंदगी में पहली बार था कि भाई ने मुझे बाहर से कुछ लाकर देने को कहा था। मैं सब समझ रही थी, लेकिन भाई को शक में डालना भी सही नहीं था। मैंने कहा, ठीक है भाई, तुम ले आओ, फिर बैठकर हम खाना खाएंगे। मैंने उस दिन मटर पनीर बनाया था क्योंकि वह भाई को बहुत पसंद था। थोड़ी देर बाद भाई दूध जलेबी ले आया था। मैंने कहा, भाई खाना तैयार है, खा लो। वह खाना खाने के लिए बैठ गया। मैं उसकी कटोरी में सब्जी डाल दी। जैसे जैसे वह खाना खाता जा रहा था अपना सर हाथों में पकड़ता जा रहा था। उसका सर चक्कर आने लगा था, यानी कि उसे चक्कर आ रहे थे। थोड़ी देर में वो ज़मीन पर बैठ गया। कहने लगा, ये मुझे क्या हो रहा है। मैंने भाई की सब्जी की कटोरी में एक नशे की गोली मिला दी थी जिसका नशा बहुत तेज़ था। मैं नहीं चाहती थी कि जब मैं घर से भागूं तो भाई मेरा पीछा ना करे। मैं उसी की तरफ ऐसे देख रही थी और वह भी अब पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। मेरी तरफ देखने लगा। कहने लगा, ये सब तुम्हारी हरकत है, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जहाँ भी भाग जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। ऐसा कहते कहते भाई ने जेब से फ़ोन निकाला और अपनी आंखों को मसलते हुए नंबर डायल करने लगा। मैं उसके हाथों से फ़ोन छीनती इससे पहले कि वह फ़ोन कर चुका था कि आकर इस लड़की को ले जाओ, नहीं तो ये भाग जाएगी। ये सुनकर मैं डर रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ देर बाद ही वह इंसान भी मुझे पकड़ने के लिए आ जाएगा जिससे मेरे भाई ने सौदा किया है। मैं खामोश खड़ी रही और भाई यूं ही मुझे धमकाते हुए बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने के बाद मैं जल्दी से अपना सामान समेटा और अपने आप को एक चादर में लपेटकर घर से बाहर आ गई। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी। बस मैं भगवान के सहारे ही घर से बाहर निकल खड़ी हुई थी। घर से बाहर निकलकर मैं तेज़ी से बस अड्डे की तरफ जाने लगी। मेरा इरादा था कि मैं अब इस शहर से निकलकर किसी बड़े शहर में चली जाऊंगी ताकि मुझे भाई आसानी से ढूंढ ना सके। बाहर बड़े शहरों में गर्ल्स हॉस्टल में मुझे रहने की जगह मिल जाएगी। अब तो मेरे पास अच्छी शिक्षा भी थी, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मेरे बैंक अकाउंट में भी अच्छी खासी रकम मौजूद थी जिसमें मैं अकेली ही काफ़ी समय तक अपना गुजारा कर सकती थी। मैं तेज़ी से बस अड्डे की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे अपने पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और साथ ही आवाज़ आई, लड़की रुक जाओ और हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। ये सुनते ही मैं वहाँ से दौड़ लगा दी और एक पतली सी गली में घुस गई। मेरे पास एक पर्स था जिसमें मेरे बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स और मेरी पढ़ाई की कुछ फाइल्स वगैरह थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के हाथ लगूं। मैं उन पतली तंग गलियों में दौड़ते हुए ना जाने कब एक बड़े से रोड पर निकल आई थी। मेरे पीछे भागते हुए लोगों की आवाज़ मुझे अभी सुनाई दे रही थी क्योंकि सर्दियों के दिनों की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे उस बड़े रोड की दूसरी तरफ एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, उसके साथ एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था। मैं तेज़ी से एक लंबा चक्कर काट के उस ढाबे के पीछे चली गई। तभी मैं उन लोगों को ढाबे में दाखिल होते देखा। वो सब 5-6 लोग थे और उनके हाथों में पिस्टल भी थी। वह शिकारी कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। मैं ढाबे की पिछली दीवार से ये सब को देख रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मैं पीछे मंदिर की तरफ चली गई और मंदिर में छुप कर बैठ गई, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वह लोग ढाबे पर ढूंढने के बाद मंदिर में ना आ जाएं। और फिर वैसा ही हुआ था, वह लोग मंदिर में भी आ गए थे और मुझे इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उन लोगों को वहाँ से भगा दिया और फिर वह लोग वहाँ से नाकाम होकर वापस चले गए। फिर मैं वहाँ से निकलने का इरादा कर रही थी कि तभी मंदिर के सामने एक ट्रक आकर रुका और मैं डर के मारे फिर छुप गई। उस ट्रक में से बस एक आदमी नीचे उतरा। होलिये से वह कोई ट्रक ड्राइवर ही लग रहा था। सुर्ख सफ़ेद रंग और ऊंचा लंबा और काफ़ी खूबसूरत इंसान था। वह ट्रक ड्राइवर देखने से ही काफ़ी शरीफ आदमी लग रहा था। अपने ट्रक को साइड में लगवा कर ढाबे पर खाना खाने चला गया।
तभी मेरी नज़र उस आदमी के ट्रक पर पड़ी। उस पर इस शहर का नाम लिखा हुआ था जिस शहर को जाने का मेरा इरादा था। मैं जल्दी से उसे ट्रक पर चढ़ गई। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे ढूंढने में नाकाम होकर वह लोग ज़रूर बस अड्डे की तरफ जाएंगे, इसलिए मुझे वहाँ भी खतरा होगा। ट्रक को कोई चेक नहीं करेगा और इस ट्रक में मैं बड़े आराम से उस शहर तक जा सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि ये ड्राइवर तो मुझे किसी भी सूरत ट्रक में सवार न करता। मैं मायूस हो रही थी कि तभी ड्राइवर की सीट के पीछे बने हुए एक छोटे से कैबिन पर मेरी नज़र पड़ी। वहाँ पर एक बिस्तर बिछा हुआ था। मैं समझ गई कि ट्रक ड्राइवर के लिए रास्ते में आराम करने की खातिर बनाया गया है। मैं उसी में घुस गई तो मैंने देखा कि उसके पीछे दीवार पर एक मोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था। मैंने उसे खोल लिया कि ये ट्रक का पिछला हिस्सा है जहाँ से सामान लोड किया जाता है। वहाँ कपड़ों के बड़े बड़े से बॉक्स थे और उनके बीच में थोड़े बहुत जगह मौजूद थी। मैंने कुछ ही पलों में फैसला किया और उन कपड़ों के बॉक्स के बीच में घुस गई, क्योंकि अगर मैं केबिन में रहती तो ट्रक ड्राइवर वहाँ से पीछे झाँक कर मुझे देख सकता था। मैंने दरवाजे को बस इतना सा ही बंद किया था जहाँ से सांस लेने के लिए हवा आती रहे, और अपने बैग से पेन निकाल कर दरवाजे की झिरी में फंसा दी ताकि झटके से दरवाज़ा बंद ना हो। मुझे अभी वहाँ पर दबा कर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वह ट्रक ड्राइवर अंदर आ गया और ट्रक को स्टार्ट करके उसने सफ़र शुरू किया। मैं अपनी जगह सहमत थी। मैं बैठी रही। इतनी देर में उस इंसान को किसी का फ़ोन आया तो उसकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि मेरा ख्याल सही था। वह बड़े शहर जा रहा है जहाँ पर मैंने जाना था। अब मैं दबकर वहीं बैठी रही और इस इंसान ने ट्रक स्टार्ट करके बाहर निकलने लिया। रास्ते में काफ़ी लंबा सफ़र था। रास्ते में एक जगह रुक कर उसने एक ढाबे पर चाय भी पी थी। खाने पीने का कुछ सामान वह पैक करा कर ले आया और ट्रक पर बैठे बैठे ही खाने लगा। बचा हुआ खाना उसने कैबिन में रख दिया। अभी तक उसको पिछला दरवाज़ा चेक करने का ख्याल नहीं आया। खाना देखकर मेरी भी भूख चमक उठी थी, क्योंकि मैं भी बहुत देर से कुछ नहीं खाया था और लगातार भाग रही थी। लेकिन मैं वह बचा हुआ खाना उठा नहीं सकती थी, क्योंकि उस इंसान को पूरा शक हो जाता। मैं भगवान को याद करते हुए वहीं बैठी रही। अब ट्रक शहर से निकलकर हाईवे पर दौड़ रहा था। मैं दरवाजे पर मौजूद एक हॉल था, उसी से झांक कर देख रही थी कि उस बड़े शहर के आने के आसार नज़र आ रहे थे। तभी शहर के करीब आने की वजह से ट्रैफिक एकदम से ज़्यादा बढ़ गई। उसने किसी एक जगह पर ट्रक को रोकने के लिए ज़ोर से ब्रेक लगा दिया। तो मैं जो हौले से आँख लगाए बाहर से मंजर को देखने में बिजी थी, मुझे ज़ोर से झटका लगा और मेरे गले से एक चीख निकल गई। मेरे वजन से दरवाज़ा खुला। मैं लुढ़कती हुई कैबिन में आ गई। मेरी चीख सुनकर वह इंसान भी परेशान हो गया और एकदम से ट्रक को साइड में करते हुए उठकर पिछले केबल में आया और लाइट चालू किया। मुझे देखकर वह हैरान और फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। वह मुझसे पूछने लगा, तुम कौन हो? ट्रक में कैसे आए? मैं उसके पाँव पकड़ लिए कहने लगी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकलने को मत कहना। ये कहकर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैंने अपनी पहचान बताने के लिए उसे अपने बैंक के सारे पेपर्स निकाल कर दिखा दिए, जिसमें मेरा एक पहचान पत्र, मेरा आधार कार्ड भी रखा हुआ था। मेरे सारे पेपर देखने के बाद वह इंसान हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं एकदम से हैरान परेशान खड़ी थी कि आखिर मेरे पेपर्स देखकर ऐसे क्यों रो रहा है। तभी उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा और कहने लगा, हर्षाली दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। तभी उसने अपना आधार कार्ड मेरे सामने रख दिया और मेरा आधार कार्ड देखकर जो हाल उसका हुआ था वही मेरा हुआ। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी और फिर जब मैं उसे गौर से देखा तो मैं एकदम से ही उसे पहचान गई। ये तो मेरा छोटा भाई था जिसे मेरे बाप ने ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया था। मैं इस अचानक हुए हादसे से शौक की कैफियत में थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जब उसके कदमों में गिरी हुई थी उसने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उठाया और मेरा सर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, भगवान बहुत बड़ा है। फिर उसने भी मुझे अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी सुनाई कि मेरा वह जालिम बाप कब का मर चुका है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद मेरे भाई ने ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया। ये ट्रक भी उसका अपना था और उसके लिए उसने कोई ड्राइवर नहीं रखा था, क्योंकि उसे बचपन से ही मेहनत का शौक़ था। उसने अपने बाप से मिलने वाली जायदाद का कुछ हिस्सा बेचकर ये ट्रक लिया था और उसे चला रहा था। अब इसी बड़े शहर में ही रहता है और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मैं भगवान के इस चमत्कार पर हैरान थी कि वह कैसे लोगों को अपने से अपने मिला देता है। उसके बाद की कहानी बहुत छोटी है। मेरा भाई मुझे अपने साथ ले गया
और बाकी जायदाद उसने मेरे नाम कर दिया और कहने लगा, ये तुम्हारा हक है, इसे लेने से तुम मना नहीं करोगी। मेरे बाप ने मेरे भाई को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया था, जिसकी वजह से उसे ये ट्रक ड्राइविंग का काम करना पड़ा था। भाई ने खुशी खुशी मुझे जॉब की इजाज़त दे दी थी और आज मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ। भाई की मोहब्बत क्या होती है, मैंने ये अपने भाई के साथ जाना। मेरी छोटी छोटी तकलीफ़ पर तड़प उठता है। मुझे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखना है, वह भी शायद मोहब्बतें का तरसता हुआ है। अकेली ही ज़िंदगी गुजारी है, मैं भी उसे भरपूर बहन का प्यार दे रही हूँ। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। भाई ने मेरी शादी भी करवा दी है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और आज मेरे भाई की शादी है और मैं सोच रही हूँ कि अपने पति से कहूँ कि मुझे अब भी भाई के साथ ही रहना है। मेरा भाई बहुत अच्छा है और इसी तरह मेरा पति भी बहुत अच्छा है। आज तक मेरा भाई मेरे साथ रहता आता आया है। मैं चाहती हूँ जब भाई की शादी हो जाए तब भी हम सब लोग साथ में मिलकर रहें। मेरे पति ने मेरी बात मान ली है। मैंने भाई से भी कहा कि भाई, जब आपकी शादी हो जाएगी तब हम सब मिलकर एक ही घर में रहेंगे। और ऐसे ही हुआ। शादी के बाद भाई भाभी, मैं और मेरा पति एक ही घर में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद आप सबका।